ओके। अच्छा, मैं इसमें आपको बता रहा था कि अब हमें क्या करना है कि हमें अपने डेटा को कस्टमाइज करना है। इस अरे को हमें एक्चुअली कस्टमाइज करना है, जो कि हमारा ये वाला अरे, इस अरे के अंदर हमें इसको कस्टमाइज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि जब इसका ये लूप चलता है तो लूप चलने के साथ साथ इसके अंदर आपको क्या करना होता है कि आपको यहाँ पर इसका आपको इंडेक्स आपको यहाँ पर ऐड करना होता है। इंडेक्स क्यों ऐड करना होता है? क्योंकि अगर आप यहाँ पर नोटिस करें अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो इसके अंदर आपके पास यहाँ पर आपके पास जो आपका अरे आता है, इस अरे का, हर अरे का आपका एक इंडेक्स होता है। फॉर एग्जांपल ये आपका जो फर्स्ट आपका रिकॉर्ड है ये आपका 0 है, सेकंड रिकॉर्ड आपका 1 होता है, थर्ड रिकॉर्ड आपका 2 होता है। तो ये आपका 0 से स्टार्ट हो गई, ये आपका इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, तो अब इसको आपको क्या करना होता है, आपको यहाँ पर एक डिफॉल्ट आप यहाँ पर बनाते हैं इंडेक्स के नाम से 0। ठीक है, तो डिफॉल्ट में आप इसकी वैल्यू रखते हैं 0, और इसकी वैल्यू डिफॉल्ट में 0 रखने के बाद आप यहाँ पर क्या करते हैं, आई को आप प्लस प्लस करके आप इसको इंक्रीमेंट कर देते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जितना ज्यादा इसका लूप चलेगा उतना आपका ये वाला रिकॉर्ड जो है, ये आपका ये वाला जो आपका आई है ये आपका इंक्रीमेंट होगा। मतलब 0 से स्टार्ट होगी, ये आपका 0 1 2 3 4 5 6 करके आपका जाएगा, जितनी दफा भी ये आपका ये लूप चलेगा। ठीक है, अगर मैं इस आई को अगर मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूं तो यहाँ पर भी आपको ये चीज आपको नजर आ जाएगी। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर इसका डिफॉल्ट आपको नंबर नजर आ रहा है। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने यहाँ पर प्रिंट किया है। अच्छा, अब इसके अंदर आपको क्या करना होता है, इसके अंदर आपको यहाँ पर इसको इंक्रीमेंट करना होता है। इंक्रीमेंट आप कैसे करते हैं? आप सबसे पहले इसको आप बताते हैं यूजर्स मैप, जो आपका न्यू अरे है। इसको बताने के बाद आप यहाँ पर बताते हैं आई, और ये बताने के बाद आप यहाँ पर इसको बताते हैं फॉर एग्जाम्पल नेम। अब नेम के अंदर आपको क्या चाहिए? नेम के अंदर आपको चाहिए इस यूजर का नाम, जिस यूजर का लूप चल रहा है। ठीक है, उस यूजर का नाम आपको चाहिए। अब उसका नाम लेने के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, यूजर, और यूजर करने के बाद जो भी आपके पास यहाँ पर नेम की आपके पास जो की है वो आपको यहाँ पर डिफाइन करनी है। अब ये जो नेम की जो आपकी की है इसको आप डिफाइन कैसे करेंगे? इसको डिफाइन करने के लिए आप यहाँ पर सबसे पहले इसका यूजर निकालेंगे। इस यूजर को निकालने के बाद आप यहाँ पर गेट करेंगे इसका नेम। ठीक है, अच्छा, जब आप ये नेम को गेट करेंगे, नेम को गेट करने के बाद अब आप यहाँ पर अगर सेंड करते हैं तो ये सेंड करने के बाद अब आपको यहाँ पर इसका आपको यहाँ पर यूजर नजर आएगा, जिसके अंदर आपको यहाँ पर नेम इसका नजर आ रहा है, और यहाँ पर आपको इसका इंडेक्स भी नजर आ रहा है। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से इसका इंडेक्स अगर मैं हटा देता हूँ तो इंडेक्स हटाने के बाद अब आपको यहाँ पर जो अरे नजर आ रहा है वो आपको अब आपको ये एक ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है। ठीक है, तो इस वजह से हमने हमने यहाँ पर क्या किया है, इस वजह से हमने यहाँ पर इसका एक इंडेक्स यहाँ पर ऐड किया ताकि आपका ये एक अरे फॉर्म आपकी इसकी बन सके। ठीक है, अच्छा, अगर आप यहाँ पर इसका इंडेक्स अगर आप यहाँ से हटा देते हैं तो इंडेक्स हटाने के बाद आपको यहाँ पर क्या होगा कि आप यहाँ आपका यहाँ पर जो आपका इंडेक्स यहाँ पर आ रहा है वो इंडेक्स आपको यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर आई को अगर आप यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ से हटा देते हैं तो इसके बाद आपका क्या होगा कि आपके जो आई है उसका आपका इंडेक्स आपका यहाँ पर अब नहीं आएगा। ठीक है, सॉरी, तो इसका इंडेक्स अब आपके पास यहाँ पर इसका इंडेक्स नहीं आएगा। अब आपके पास यहाँ पे आपके पास कस्टमाइज अरे आ रहा है, जो कि हमें यहाँ पर नॉर्मली रिसोर्स कलेक्शन के साथ हमें यहाँ पर मिल रहा होता है। ठीक है, तो ये आई लगाने का मकसद ये था कि अगर आप यहाँ पर कोई और भी अगर आप यहाँ पर वैल्यूज ऐड करना चाह रहे हैं तो वो वैल्यूज भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से मैंने आपको ये समझाया था कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर नेम के साथ साथ अगर आप यहाँ पर कोई और अगर आप यहाँ पर एक अरे अगर आप यहाँ पर ऐड करना चाह रहे हैं तो उस अरे को भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर एक यूजर्स मैप के अंदर मैं यहाँ पर एक बनाता हूँ लिस्ट। लिस्ट के बजाय मैं यहाँ पर एक बना देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक कस्टम एक की मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो कस्टम की के अंदर मुझे यहाँ पर कोई एक वैल्यू चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक मैं यहाँ पर वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम मैं यहाँ पर रख देता हूँ इज वैलिड। ठीक है, इज वैलिड को मैं कर देता हूँ ट्रू। तो इसके अंदर कस्टम के अंदर मैं यहाँ पर कर देता हूँ इज वैलिड। ठीक है, इसके अंदर जो मुझे फंक्शन रिटर्न करवाना है वो है इज वैलिड का, सॉरी, वेरिएबल रिटर्न करवाना है वो है इज वैलिड का। अब ये करने के बाद अब मैं यहाँ पर अगर मैं सेंड करता हूँ तो सेंड करने के बाद आपको यहाँ पर इज वैलिड अब आपको यहाँ पर नजर आएगा हर इसके साथ। ठीक है, हर वैल्यू के साथ आपको इज वैलिड नजर आएगा। तो इसके अंदर आपके पास जो यहाँ पर जो आपके पास यहाँ पर वैल्यू आती है, इस वैल्यू को आप यहाँ पर इस तरीके से आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर आई के साथ अगर मैं यहाँ पर ऐड करूँ तो आई के साथ अब आपको यहाँ पर नजर आएगा आई,
और अब आपको यहाँ पर हर इंडेक्स के साथ आपको यहाँ पर इज वैलिड आपको यहाँ पर नजर आएगा नेम, और इसके साथ आपको यहाँ पर नेम इज वैलिड और नेम इज वैलिड, इस तरीके से आपको यहाँ पर नजर आएगा इज वैलिड का जो ऑप्शन है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी अरे को आप यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हैं, ना सिर्फ अरे को आप मॉडिफाई कर सकते हैं बल्कि आप यहाँ पर अपने अरे का आप ऑब्जेक्ट भी आप यहाँ पर क्रिएट करके आप उसको भी आप आसानी के साथ आप कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये अरे वाला पार्ट हमने यहाँ पर देख लिया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास अब यहाँ पर जो एक चीज बाकी है वो है हमारी पास हमारी कस्टम कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। कस्टम कॉन्फ़िगरेशन आपके पास क्या होती है और आप इसको किस तरीके से आप क्रिएट करते हैं कस्टम कॉन्फ़िगरेशन को, ये मैं आपको बता देता हूँ कि कस्टम कॉन्फ़िगरेशन की आपको जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर क्या करना होता है कि आपको यहाँ पर जब आप अपने किसी भी वेरिएबल वगैरह को जब आप क्रिएट करते हैं तो आपको समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स आपको चाहिए होते हैं, ठीक है। तो ग्लोबल वेरिएबल्स जो आपके पास जो होते हैं वो ग्लोबल वेरिएबल्स आप इस वजह से बनाते हैं ताकि आप उन वेरिएबल्स को अपने पास रीयूज कर सकें। रीयूज मतलब आपको अगर किसी और फंक्शन के अंदर अगर आपको वो वेरिएबल्स अगर आपको यूज करने हैं तो आप बजाय इसके कि आप उनको हार्ड कोड करें, आप उनको क्या कर सकते हैं, आप उन वेरिएबल्स को एक ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आप उसको रख सकते हैं और फिर उनको आप अपने पास आसानी के साथ आप उनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उनको यूज करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन की फाइल हम किस तरीके से बनाते हैं और कैसे हम और कहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर लारावेल के अंदर एक हमारे पास फोल्डर होता है जो कि हमारे पास होता है कॉन्फ़िग का। कॉन्फ़िग के फोल्डर के अंदर आपको यहाँ पर ऑलरेडी काफी सारी कॉन्फ़िगरेशन की फाइल्स आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको अपनी कॉन्फ़िगरेशन की फाइल अगर आपको क्रिएट करनी है तो उसके लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर राइट क्लिक करके आप यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट करें और इस न्यू फाइल का नाम फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर रख देता हूँ global.php, ठीक है। ये मैंने सिंपल एक कॉन्फ़िगरेशन की फाइल मैंने यहाँ पर क्रिएट करी। लारावेल के अंदर जो हमारे पास कॉन्फ़िग का फोल्डर होता है उसके अंदर मैंने एक फाइल क्रिएट करी global.php, ठीक है। इसके अंदर मैं यहाँ पर php का टैग में यहाँ पर ओपन कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इस कॉन्फ़िग की फाइल के अंदर मैं यहाँ पर रिटर्न करवा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर रिटर्न करवा देता हूँ एक अरे, और इसके अंदर मैं यहाँ पर बता देता हूँ फॉर एग्जांपल कॉन्फ़िग का। अब यहाँ पर मैं कोई भी कॉन्फ़िग का मैं यहाँ पर की मैं यहाँ पर डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक कॉन्फ़िग की डिफाइन कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल टेस्ट कॉन्फ़िग, या फिर मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ वेब यूआरएल, ठीक है। वेब यूआरएल मेरे पास क्या है, वेब यूआरएल मेरे पास है फॉर एग्जांपल https mypersonaldomain.com, ठीक है। ये मैंने सिंपल अपना एक वेब यूआरएल मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है, ठीक है। सिंपल मैंने यहाँ पर अपना एक वेब यूआरएल मैंने यहाँ पर डिफाइन किया और इस वेब यूआरएल को अब मैं जहाँ चाहूँ मैं यहाँ पर इसको यूज कर सकता हूँ कॉन्फ़िग की फाइल के अंदर से, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पर global.php मैंने यहाँ पर बताया, तो लारावेल के अंदर आपके पास एक फंक्शन होता है कॉन्फ़िग के नाम से, उसको आप यूज कर सकते हैं किसी भी कॉन्फ़िग की फाइल को आप गेट करने के लिए, ठीक है। किसी भी कॉन्फ़िगरेशन को आप गेट करने के लिए, इसको मैं यहाँ पर यूज करके मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि यहाँ पर यहीं पर मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ कॉन्फ़िग, ठीक है। कॉन्फ़िग के अंदर मैं बताऊंगा सबसे पहले अपनी फाइल का नाम ग्लोबल डॉट, और डॉट के बाद मैं यहाँ पर बताऊंगा वेब यूआरएल, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर बायर लिस्ट की मैं यहाँ पर एपीआई कॉल करके देखता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर क्या आ रहा है। मेरे पास जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पर वो यूआरएल रिटर्न हो रहा है जो कि मैंने अपनी कॉन्फ़िग के अंदर मैंने यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास कॉन्फ़िग की फाइल यहाँ पर हमारी सही काम कर रही है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपनी ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं लारावेल के कॉन्फ़िगरेशन के फोल्डर के अंदर, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आपके कोड को रीयूज करने के लिए, ठीक है। अगर आप अपने कोड को रीयूज करना चाहते हैं तो आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन की फाइल को यहाँ पर आसानी के साथ आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पर और भी फोल्डर्स आप यहाँ पर क्रिएट कर और भी आप यहाँ पर बेटर स्ट्रक्चर आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले यूज केस आपको बताया था कि यूजर टाइप्स का, ठीक है। अब यहाँ पर आप कॉन्फ़िगरेशन सेलर की कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पर अलग कर सकते हैं, ठीक है। और इसके सेलर की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर बताते हैं सेलर टोकन या सेलर नेम,
या सेलर की, ठीक है। इसके अंदर आप यहाँ पर अपनी और भी ज्यादा चीजें बता सकते हैं। अच्छा, फिलहाल मैं इसको इतना ही रखता हूँ। सेलर की के अंदर मैं यहाँ पे कोई भी रैंडम नंबर में यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पर सेलर के साथ साथ आप यहाँ पर बायर की भी कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पर अलग से डिफाइन कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से आप यहाँ पर अपनी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको आप आसानी के साथ आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यूज करने का तरीका इसका वही है जैसे कि मैंने आपको बताया था, ग्लोबल डॉट वेब डॉट यूआरएल, मैंने वेब अंडरस्कोर यूआरएल बताया, मैं बताऊंगा सेलर डॉट सेलर की, ठीक है। मैं इसको सेंड करता हूँ तो आपको यहाँ पर सेलर की आपको यहाँ पर नजर आ रही है। अगर मुझे बायर की चाहिए होगी तो मैं यहाँ पर बायर की मैं यहाँ पर डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर बायर की नजर आ रही है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने पास ग्लोबल वेरिएबल्स को आप आसानी के साथ अपनी ग्लोबल डॉट पीएचपी के अंदर आप क्रिएट कर सकते हैं, ओके। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास लास्ट चीज हमारे पास रहती है वो है सर्विसेज। सर्विसेज क्या होती हैं आपकी, सर्विसेज को हम क्यों यूज करते हैं, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि सर्विसेज को हम क्यों यूज करते हैं और इसकी आपको कब जरूरत पड़ती है, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक यूज केस में आपको बताता हूँ सर्विस का, कि जब आप किसी रियल प्रोजेक्ट के जब आप के अंदर जब आप काम करते हैं तो उसके अंदर आपके पास क्या होता है कि आप अपनी सारी लॉजिक्स को आप अपने कंट्रोलर के अंदर आप डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो कंट्रोलर के अंदर आप अपनी लॉजिक्स को डिफाइन करते हैं, जो कि प्रोफेशनली अगर आप देखें तो वो आपका सही तरीका नहीं होता है कि आप कंट्रोलर्स के अंदर आप अपनी सारी लॉजिक्स को आप डिफाइन करें, ठीक है। तो उसके अंदर आपके पास क्या होता है कि आपके पास लारावेल आपको प्रोवाइड करता है एक सर्विस कंटेनर, ठीक है। अगर आप खुद भी जाके सर्च करेंगे तो आपको सर्विस कंटेनर के नाम से आपको नजर आ जाएगा। लेकिन यूजुअली जो सर्विस का जो कॉन्सेप्ट हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि सर्विस का जो कॉन्सेप्ट आपका होता है वो आपका होता है कि जो आपकी जो डेटाबेस की जो आपकी क्यूरीज की जो आपकी लॉजिक होती है, मतलब जो आपकी सारी बिजनेस लॉजिक्स होती हैं, उन लॉजिक्स को आप सर्विसेज के अंदर आप राइट डाउन करते हैं ताकि आपकी जो बिजनेस लॉजिक्स हैं वो आपकी सेपरेट हो सके आपके जो आप एपीआई के अंदर आप रिटर्न करवा रहे हैं, ठीक है। जो आप एपीआई के अंदर आप रिटर्न करवाते हैं उनको आप अपने कंट्रोलर के अंदर डिफाइन करते हैं और उन्हीं कंट्रोलर्स के अंदर आपके पास अलग अलग फंक्शन जो आपके होते हैं, उन फंक्शंस के अंदर जो आप क्यूरी वाला जो पार्ट आपका होता है वो आप डिफाइन करते हैं अपनी सर्विस के अंदर। फिर सर्विस से जो आपका डेटा आपके पास आ रहा होता है वो आप रिटर्न करवाते हैं, जो आपके पास बिजनेस लॉजिक्स जो आपकी होती है सर्विस के अंदर, उससे जो भी बिजनेस लॉजिक्स के हिसाब से जो आपका डेटा जो आपको रिटर्न करवाना है एपीआई के अंदर, वो आप पहले रिटर्न करवाते हैं कंट्रोलर के अंदर, फिर कंट्रोलर उस डेटा को रिटर्न करवाता है आपकी एपीआई के रिस्पॉन्स के अंदर, ठीक है। तो आपका जो सर्विस का जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपका बिजनेस लॉजिक्स को एक सेपरेट करना होता है आपको अपने कंट्रोलर के अंदर से, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बैड कोड की मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो सबसे गंदा कोड जो आपका होता है वो बुरा कोड जो आपका होता है वो आप किस तरीके का आपका होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर मैं आपको एक प्रोजेक्ट दिखाऊं, मेरा एक काफ़ी पुराना एक प्रोजेक्ट बना हुआ है यहाँ पर जो कि मैंने किसी से बनवाया था। तो इसके अंदर मैं आपको यहाँ पर ये दिखाने का मकसद ये है कि जब आप अपना कोड यहाँ पर राइट करते हैं तो कोड आपको राइट आपको कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो उसके अंदर आपके पास यहाँ पर मैं आपको एक कंट्रोलर दिखाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ API.php, ठीक है। अच्छा, ये API.php जो यहाँ पर आपको नजर आ रही है, इस API.php के अंदर अगर आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करें तो आपको यहाँ पर नजर आएगा ट्रांजैक्शन कंट्रोलर, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर नजर आएंगी कुछ ई कॉमर्स कंट्रोलर, ठीक है। एक ई कॉमर्स कंट्रोलर आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पर ई कॉमर्स कंट्रोलर आपको यहाँ पर एक नजर आ रहा है जो कि यहाँ पर आपका डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक तो जो सबसे बुरी चीज है इसके अंदर वो ये है कि मतलब जो आपकी बेस्ट प्रैक्टिस होती है वो यहाँ पर फॉलो नहीं करी हुई, जो कि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ये पता चले कि आप जब अपने पास कोड को आप राइट करें तो वो बेस्ट प्रैक्टिस क्या आपको फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक तो बेस्ट प्रैक्टिस इसके अंदर आपकी ये होती है कि ये मैंने आपको पहले भी बताई हुई है कि जब आप किसी भी माइग्रेशन का जब आप क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो हर माइग्रेशन की आपके पास कुछ फाइल्स अकॉर्डिंगली उसके होनी चाहिए, ठीक है। मतलब हर माइग्रेशन के आपके पास एंड पॉइंट उसके सेपरेट होने चाहिए, उसके कंट्रोलर सेपरेट होने चाहिए, उसकी सर्विसेज आपकी सेपरेट होनी चाहिए, उसके
रिसोर्सेज सेपरेट होनी चाहिए और उसके मॉडल्स भी आपके सेपरेट होने चाहिए हर माइग्रेशन के, ठीक है। और इसी तरीके से जब आप अपनी एपीआई का एंड पॉइंट जब आप बनाते हैं तो उस एपीआई का एंड पॉइंट भी उसी के अकॉर्डिंगली उसके स्पेसिफिक कंट्रोलर के अंदर पॉइंट होने चाहिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो एपीआई का एंड पॉइंट है वो एंड पॉइंट है आपका प्रोडक्ट्स लिस्ट, और ये प्रोडक्ट लिस्ट कौन से कंट्रोलर के अंदर पॉइंट आउट हो रहा है, ये पॉइंट आउट हो रहा है ई कॉमर्स कंट्रोलर के अंदर, जो कि बहुत गलत चीज है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर ई कॉमर्स कंट्रोलर के अंदर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपका एक फंक्शन बना हुआ है प्रोडक्ट लिस्ट के नाम से, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ एपीआई के अंदर ई कॉमर्स कंट्रोलर, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर ई कॉमर्स कंट्रोलर की अगर आप फाइल को देखें यहाँ पर, तो ये कितनी बड़ी फाइल है आपकी ई कॉमर्स कंट्रोलर की, और इसके अंदर आप यहाँ पर अगर इस फाइल को देखें तो ये एक बहुत ही एक खराब कोड की एक प्रैक्टिस है जो कि यहाँ पर फॉलो करी हुई है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अब क्या खराब कोड किस वजह से है, क्योंकि ई कॉमर्स कंट्रोलर आपका एक जनरल कंट्रोलर यहाँ पर एक बनाया हुआ है, जिसके अंदर आपके पास यहाँ पर प्रोडक्ट भी आपके पास यहाँ पर आ रहे हैं, आपके पास ई कॉमर्स की जितनी भी चीजें हैं वो आपके पास एक ही कंट्रोलर से आपके पास यहाँ पर आ रही है। फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई मिस्टेक आपके पास, आपसे इस कंट्रोलर के अंदर कोई मिस्टेक अगर आपके पास हो जाती है तो आपका क्या होगा कि आपकी पूरी वेबसाइट का आपका कोड पूरा ब्रेक हो जाएगा ई कॉमर्स का। कोई भी आपकी फंक्शनैलिटी आपकी वेबसाइट के ऊपर नहीं चल रही होगी अगर आपकी इस फाइल के अंदर कोई चीज़ आपकी ब्रेक हो जाती है। और इसके अलावा आपका ये वाला जो आपका कोड है, ये कोड आपका इतना ज़्यादा स्केलेबल भी नहीं होता, ठीक है। मतलब अगर आप इस कोड के अंदर देखें तो आपके पास सारे कंट्रोलर्स के सारी लॉजिक्स आपकी एक ही फाइल के अंदर आपकी लिखी हुई है यहाँ पर, जो कि आपकी बहुत बुरी प्रैक्टिस है, जो कि आपकी बेस्ट प्रैक्टिस के अंदर आपकी ये चीज़ नहीं आती, ठीक है। अच्छा, फिर ई कॉमर्स कंट्रोलर के अंदर जब आप यहाँ पर जाते हैं तो मैं यहाँ पर एक मेथड सर्च करता हूँ प्रोडक्ट लिस्ट। अब प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर आप यहाँ पर जाते हैं तो आपको यहाँ पर अलग अलग आपको यहाँ पर कंट्रोलर्स के अंदर आपको यहाँ पर अलग अलग क्यूरीज आपको यहाँ पर नजर आती हैं, ठीक है। अब ये जो क्यूरीज, अगर मैं आपको यहाँ पर एक फंक्शन दिखाऊं होम का, अब ये जो होम का फंक्शन यहाँ पर आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, इसके अंदर आपको यहाँ पर काफी बड़ा ही आपका फंक्शन है, ठीक है। ये फंक्शन इस वजह से इतना बड़ा है क्योंकि इसके अंदर बिजनेस लॉजिक्स और जो आपको रिटर्न करवाना है वो सारी चीजें आपकी एक ही फंक्शन के अंदर लिखी हुई है, इस वजह से आपको ये फंक्शन इतना बड़ा आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। अगर आप यहाँ पर इसको रियल सिनेरियोस के अंदर अगर आप यहाँ पर इसको सर्विसेज के अंदर अगर आप ब्रेक डाउन कर देते हैं तो उसके अंदर आपका यहाँ पर क्या होता है कि आपका ये जो कोड है ये आपका बहुत आसान तरीके से आपका रीडेबल हो सकता है और आसानी से आप उस कोड को आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका अब मैं आपको थोड़ा सा एक सर्विसेज का मैं आपको एक स्ट्रक्चर में आपको दिखा देता हूँ। टाइम हमारे पास कम है वरना मैं आपको ये बनाकर दिखाता। सर्विस का मैं आपको एक स्ट्रक्चर में आपको दिखा देता हूँ, बेसिक स्ट्रक्चर है बिल्कुल, अगर आप उसको इस वीडियो को देखकर अगर आप उसको कॉपी करें तो आप बहुत आसानी के साथ आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर मेरे पास यहाँ पर एक कंट्रोलर बना हुआ है यूजर कंट्रोलर, जिसके अंदर ये कंट्रोलर हमारे पास बना हुआ है एडमिन के अंदर, ठीक है। एडमिन के अंदर हमारे पास एक कंट्रोलर बना हुआ है यूजर कंट्रोलर, और यूजर कंट्रोलर के अंदर मेरे पास यहाँ पर एक फंक्शन बना हुआ है लिस्ट यूजर, सॉरी, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पर एक यूजर कंट्रोलर बना हुआ है और इस यूजर कंट्रोलर के अंदर यहाँ पर मैंने एक कॉल करी हुई है सर्विस, ठीक है। सर्विस एक बिल्कुल कंट्रोलर की तरह ही एक सेपरेट आपकी एक फाइल होती है जो कि आपकी रखी हुई होती है उस इसी फोल्डर के अंदर जो कि आपने यहाँ पर जो कि आप यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास यहाँ पर एक फोल्डर आप यहाँ पर बनाते हैं सर्विसेज के नाम से, इस सर्विस के अंदर आप यहाँ पर अपनी सारी सर्विसेज आप यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक सर्विस यहाँ पर दिखा रहा हूँ जो कि बहुत सिंपल सर्विस है। इसके अंदर यहाँ पर क्या है कि इस सर्विस के अंदर सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाई हुई है यूजर सर्विस, इसके अंदर मैंने यहाँ पर मल्टीपल फंक्शन मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं। एक मैंने बनाया हुआ है लिस्ट के नाम से, एक मैंने बनाया हुआ है स्टोर के नाम से, एक मैंने बनाया हुआ है अपडेट के नाम से, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास सारी वो क्यूरीज होती हैं जो कि मैं यहाँ पर अपनी राइट करता हूँ। अब ये क्यूरीज आपको यहाँ पर नजर नहीं आएंगी अगर आप यहाँ पर अपने कंट्रोलर के अंदर अगर आप यहाँ पर देखें, ठीक है। अगर आप यहाँ पर इस कंट्रोलर का कोड अगर आप यहाँ पर देखें तो इस कंट्रोलर के अंदर आपको यूजर के अंदर आपको कोई भी क्यूरी आपको यहाँ पर नजर नहीं आएगी। अब हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, यहाँ पर हमने एक सिर्फ यूजर सर्विस को कॉल करके हमने यहाँ पर एक गेट यूजर का फंक्शन हमने यहाँ पर कॉल किया हुआ है जो कि आपका गेट यूजर का फंक्शन आपको यहाँ पर बना हुआ होता है, ठीक है।
ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अभी गेट यूजर का फंक्शन बना हुआ नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर एक गेट यूजर का फंक्शन आप यहाँ पर बना सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर इस फंक्शन को आप गेट यूजर के बजाय आप यहाँ पर लिस्ट को आप यूज कर सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पर ऑलरेडी बनाया हुआ है लिस्ट के नाम से। ठीक है, तो ये बहुत आसान तरीका आपका होता है अपने कोड को ब्रेक डाउन करने का, कि आप अपने कोड को इस तरह से ब्रेक डाउन करें कि एक बेस्ट प्रैक्टिस आपकी ये होती है कि आप अपने कोड को इस तरह से ब्रेक डाउन करें कि जो आपके दूसरे डेवलपर्स हैं उनको आपके कोड को समझने के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़े, वो आपके कोड को आसानी के साथ समझ सकें और उनके उस अपने आपके कोड के ऊपर आसानी के साथ आप काम कर सकें। ठीक है, ये आपकी बेस्ट प्रैक्टिस होती है अपने इस कोड के ऊपर काम करने की। ओके, इसके अंदर अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये सर्विस मुझे समझ में नहीं आई कल, हालांकि मुझसे इंटरव्यू में ये वाला सवाल भी हुआ था सर्विस के मुताबिक। अच्छा, ये हुआ था आपसे सवाल? जी जी सर, ये पूछा। चलें, जबरदस्त। मतलब ये सही टॉपिक मैंने आज चूज किया फिर। सर इसके बारे में पूछा था और उसके बारे में पूछा था, हैकर्स के बारे में। किसके बारे में? रिडक्स के बारे में? नहीं, FACAD, फैकेट्स। अच्छा, पैकेट्स फसाड्स के बारे में, फसाड्स। जी जी सर। ओके ओके ओके, ठीक है, तो मैं नेक्स्ट सेशन के अंदर आपको फसाड्स के बारे में आपको बताता हूँ। सर ये थोड़ा इसके बारे में बता दे सही से, सर्विस की क्यों इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा समझ में नहीं आया। अच्छा देखिए, सर्विस का मैंने आपको जैसे बताया कि आपकी जो डेटाबेस की क्यूरी की आपके पास जितनी भी सारी चीजें हैं ना, वो आपकी होती हैं सर्विस के अंदर। वो आप कभी भी अपने कंट्रोलर के अंदर आप नहीं लिखते। ठीक है, मतलब इसको लेकिन आप सर इस हम तरीके से आप कह सकते हैं कि जो आपकी बिजनेस लॉजिक्स होती हैं वो आप डिफाइन करते हैं अपनी सर्विस के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिनेरियो देता हूं। फॉर एग्जांपल हमें एक रिपोर्टिंग बनानी है। ठीक है, रिपोर्टिंग के अंदर हमें क्या करना है कि हमें सारे वो ऑर्डर्स निकाल के दिखाने हैं, वो ऑर्डर सारे निकाल के दिखाने हैं जिनके जो बायर्स हैं, उन ऑर्डर्स के जो बायर्स हैं उनकी एज 30 से कम हो। ठीक है, या फिर इसको थोड़ा और सिंपल मैं आपको सिनेरियो बता देता हूँ। मुझे सारे वो ऑर्डर्स निकाल के दिखाने हैं जिसकी कैटेगरी आपकी मैन हो, या जिसकी कैटेगरी आपकी परफ्यूम हो। ठीक है, तो जब आप इसकी टेक्निकल, जब आप इसकी क्यूरी लिखना लिखना शुरू करते हैं तो उसके अंदर आपका क्या होता है कि टेक्निकली जब आप इसका कोड लिखना शुरू करते हैं तो आप उसका सबसे पहले आप एंड पॉइंट बनाते हैं। एंड पॉइंट फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर बनाते हैं रिपोर्टिंग स्लैश गेट ऑर्डर्स। ठीक है, ये आपने एंड पॉइंट बनाया। अब इस एंड पॉइंट के अंदर आप क्या करते हैं, इस एंड पॉइंट के अंदर सबसे पहले आप इस एंड पॉइंट को आप डिफाइन करते हैं कंट्रोलर के अंदर। इसका आप सबसे पहले आप एक्शन डिफाइन करते हैं। एक्शन डिफाइन करने के बाद आप इसका एक्शन क्रिएट करते हैं। आप इसका एक्शन क्रिएट करते हैं। इस एक्शन क्रिएट करने के अंदर आप यहाँ पर, इस एक्शन के अंदर आप यहाँ पर क्या करते हैं, एक्शन के अंदर आप अपने पास लॉजिक लिखते हैं कि आप अपने पास सारी क्यूरी लिखते हैं। ठीक है, जो आपका क्यूरी राइटिंग का जो आपका पार्ट होता है, क्यूरी राइटिंग का जो आपका पार्ट होता है, ये होती है आपकी बिजनेस लॉजिक। बिजनेस लॉजिक क्या है? बिजनेस लॉजिक आपकी ये है कि गेट ऑर्डर्स वेयर कैटेगरी नेम इज, या कैटेगरी आईडी बिलोंग्स टू, वेयर कैटेगरी आईडी और नेम इज इक्वल टू परफ्यूम। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, ये क्यूरी आप इसको कंसिडर मत करिएगा, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, मतलब आप इस तरह की एक बिजनेस लॉजिक आप यहाँ पर डिफाइन करते हैं। अब ये जो बिजनेस बिजनेस लॉजिक वाला जो पार्ट आपका होता है, ये आप डिफाइन करते हैं अपनी सर्विस के अंदर। सर्विस के अंदर फिर सर्विस आपको क्या करता है, सर्विस आपको रिटर्न करता है ये सारा डेटा, जो भी इस क्यूरी को यूज करते हुए जो भी डेटा आपको मिलता है वो डेटा रिटर्न करता है ये वापस कंट्रोलर के अंदर। गेट डेटा फ्रॉम सर्विस। ठीक है, अब ये रिटर्न कैसे करता है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यूजर सर्विस के अंदर जैसे मैंने यहाँ पर यूजर रिटर्न किया। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि जो डेटा मेरे पास यहाँ पर आता है मैं यहाँ पर रिटर्न करता हूँ, और रिटर्न करने के बाद
मैं इस डेटा को रिटर्न करने के बाद मैं इस डेटा को यहाँ पर गेट करता हूँ, गेट डेटा फ्रॉम सर्विस इन कंट्रोलर एक्शन। ठीक है, फिर ये रिटर्न करने के बाद मैं ये गेट करने के बाद मैं यहाँ पर इसको रिटर्न करता हूँ रिटर्न एज एन एपीआई रिस्पॉन्स। ठीक है, तो सर्विस एक्चुअली आपकी आपका जो पार्ट होता है वो होता है आपका बिजनेस लॉजिक्स को सेपरेट करने के लिए। तो इसके अंदर जो आपके पास जो आपका कोड है वो कोड आपका थोड़ा सा बिजनेस लॉजिक का कोड आपका सेपरेट हो जाता है और आपका कंट्रोलर आपका सेपरेट हो जाता है। जी समझ में आ गया ये आपका सर्विस का कॉन्सेप्ट? जी सर्विस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको? जी जी सर जी, इसकी सर थोड़ी सी वो करूँगा प्रैक्टिस वगैरह तो इसकी आप इंशाल्लाह। प्रैक्टिस करें, जो वीडियो मैंने आपको भेजी है ना इसको आप अपने पास पॉज करके आप इसको थोड़ा सा इसकी देख के आप इसकी प्रैक्टिस करें और सर्विस का कोड आप सही तरीके से क्रिएट करने की कोशिश करें। तो यहाँ से आप डेटा एक्चुअली रिटर्न करते हैं। अच्छा एक बात ध्यान में रखिएगा कि सर्विस के अंदर से आप रिस्पॉन्स जेसन आप रिटर्न नहीं करते, आप यहाँ से डेटा रिटर्न करते हैं। फिर डेटा रिटर्न करने के बाद आप यहाँ पर गेट करके इस तरीके से आप वेरिएबल के अंदर गेट करके फिर आप इसको यहाँ पर रिस्पॉन्स जेसन के अंदर आप इसको रिटर्न करते हैं। ठीक है, तो जो भी डेटा आपका होता है वो आपको यहाँ पर इस वेरिएबल के अंदर आप गेट करते हैं, फिर उसके बाद आप इस डेटा के ऊपर सारा काम करते हैं। सर ये लिस्ट जो फंक्शन है इसका 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 क्या मतलब है सर यहाँ पर? कौन सा फंक्शन? सॉरी, सर अच्छा यूजर अच्छा ये जो सर्विस है ना आपकी, ये आपकी एक क्लास होती है। ठीक है, जैसे आपकी यूजर कंट्रोलर आपकी एक क्लास है, इसी तरीके से सर्विस आपकी एक क्लास होती है। इसी तरीके से जैसे आपके पास यूजर कंट्रोलर का के अंदर आपके पास यहाँ पर इंडेक्स का एक फंक्शन होता है, मेथड होता है, इसी तरीके से सर्विस के अंदर आप अलग अलग मेथड्स आप बनाते हैं कि वो यूजर के अकॉर्डिंगली आपकी बिजनेस लॉजिक के हिसाब से आप यहाँ पर मेथड का नाम आप यहाँ पर कोई भी डिफाइन कर सकते हैं। ये मेथड का जो नाम आपके पास होता है ये आपका कोई भी नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अच्छा अच्छा सर, यानी कि सही ठीक है, ये आपने आपकी एक डिफाइन किया। क्लास है यूजर सर्विस। इस क्लास के अंदर आपके पास अलग अलग आपके पास यहाँ पर एक्शंस होते हैं जो कि आप यहाँ पर अपने बना सकते हैं। ओके 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 सर, हाँ समझ में आ गया सर। ओके, आपने वहाँ थैंक यू। पर चलें ठीक है, तो फिर आज का सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होती है। जब तक के लिए थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। सर वो एक और सवाल और पूछना है सर मुझे, वो थोड़ा सा रिलेशनशिप का बारे में थोड़ा कंफ्यूजन है अभी तक मैं आपसे। कौन सा रिलेशनशिप आपको नहीं समझ में आ रहा है? मैं इंशाल्लाह कल आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ। सर 1 to 1 और 1 to क्या नाम है मेनी का थोड़ा सा सर इसके बारे में थोड़ा ये भी सर हम लोगों ने सवाल। डन है, तो कल मैं इसकी आपको डिटेल में बताता हूँ इसका। मैंने उनको बोल दिया कि मुझे जॉइंट से आता है ये, बाकी मुझे इसकी थोड़ी वो नहीं की, प्रैक्टिस नहीं की, क्यूरी वगैरह इन लोगों ने बोली। मेरे ख्याल में आप जो है ना थोड़ा सही से जो रिलेशनशिप्स की जो हमारी वीडियोस है ना उनको ज़रा सही से देख के आप उसकी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आप उसको जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना सही तरीके से, तो जब तक आपकी रिलेशनशिप्स का कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो उसको सर आपने एक जो ना वीडियो उसकी उसमें आपने वो नहीं की हुई, अपलोड नहीं की, 1 to 1 और 1 to मतलब नहीं मैं की। आपको उसका लिंक भेज देता हूँ आपको थोड़ी देर में। ठीक है, हाँ सर वो काइंडली भेज दे तो मैं मुझे आपको उसका लिंक भेज हेल्प हो जाएगी, हेल्प ओके, हो जाएगी बहुत। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह ओके ओके। मुलाकात होती है अगले सेशन में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।